अब देखो इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 2। मैंने बताया था कि ये चैप्टर 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट वो जिसमें हमने रेसिडेंटशिप, सिटीजनशिप, नॉर्मल रेसिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, ये सारी चीज़ें देखी और वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया। सेकंड पार्ट मैंने बताया था चैप्टर का एक वो होगा जिसमें काफ़ी सारे गुड्स के बारे में हमें पढ़ना है। कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, फिर फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड और भी एक दो चीज़ें हैं गुड्स। और थर्ड वो जिसमें न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ना है। तो ये इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वो न्यूमेरिकल से बहुत बेसिक है, लेकिन जैसे थर्ड चैप्टर आएगा और उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो कि नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम और थर्ड चैप्टर और अभी सेकंड में ये हल्का न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। तो इसको ऐसे समझो कि जब घर बन रहा है तो पहले नींव डलेगा, जो हम नींव यहाँ सेकंड चैप्टर के ये छोटे से न्यूमेरिकल से कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा, फिर पूरा यूनिट गायब है। थर्ड चैप्टर में ये जो नींव है इसके हल्का सा पिलर खड़ा करेंगे और फिर फोर्थ चैप्टर जो कि नेशनल इनकम है, जो कि पूरा ही न्यूमेरिकल है, उसमें हम पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले अभी नींव तो बनाना पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल समझो कि अब जो थर्ड और फोर्थ है उसका शुरुआत यहीं से हो चुका है। मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना इसमें 3 फॉर्मूला आएंगे, 3 अलग कंसेप्ट। तो मैं एक एक करके समझाता हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ कि 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे और उन तीनों टॉपिक से एक एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला जो आएगा ना वो 3 कंपोनेंट से आएगा, 3 वेरिएबल से। उसमें 2 वेरिएबल जो होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, मतलब सेम तरीके के दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, तो दोनों है इन्वेस्टमेंट ही, बस एक ग्रॉस है, एक नेट है। दूसरा फॉर्मूला दिखाऊं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो है दोनों टैक्सेस, बस एक नेट इनडायरेक्ट है और एक सिर्फ इनडायरेक्ट है। तीसरा दिखाऊं, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, एक एब्रॉड से आ रहा है फ्रॉम और एक एब्रॉड को जा रहा है दोनों फैक्टर इनकम। तो ये दोनों सेम है, बस ये तीसरा पार्ट है। जैसे यहाँ पे NFIA है, वो क्या बताऊंगा, यहाँ पे सब्सिडी है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, तो ये अलग है। तो सी वाला जो होगा वो अलग होगा। ए और बी ऑलमोस्ट सेम होंगे और सी ही वो चीज़ है जो ए और बी के बीच के रिलेशन को डिफाइन करेगा और तीनों मिलके हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। तो टोटल 3 फॉर्मूला बनने वाले हैं। तो फॉर्मूला में कैसे याद करना उसका ट्रिक तो बता दूंगा, पहले समझते हैं तीनों। सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, ये ना बहुत कम चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से न्यूमेरिकल ही आते हैं। बस फॉर्मूला याद कर लोगे तो हो जाएगा। 1-2 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, वैसे नहीं आते। मैं बताता चलूँ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या है वो जानते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, जहां पे भी और आ जाता है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल में कभी गिवन पार्ट में होगा कि इन्वेस्टमेंट 4000 का है और किसी और क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन 4000 का है, और वो ऐसा फॉर्मूला रहा जिसमें इन्वेस्टमेंट लगा के ही हमें कुछ निकालना था। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन जो दिया ना वही हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट में को ही कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और ये समझो भी कि इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं, जिससे हमारा पैसे बने। और कैपिटल फॉर्मेशन मैंने समझाया ही था कि कैपिटल मतलब क्या होता है, हमारा वेल्थ, और फॉर्मेशन मतलब बनना, तो अपना वेल्थ बना रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन ही है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक टू एन इकोनॉमी। एक तरीके से रट ही लो कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं, एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक को अपनी इकोनॉमी में एडिशन को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल स्टॉक मतलब किसी तरह का पैसा, और इन एन इकोनॉमी मतलब अपने इकोनॉमी में किसी तरह के पैसे ऐड करने को, किसी स्टॉक ऐड करने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। The actual addition made to capital stock of economy in a given period of time is called net investment. अब ये दोनों रट लो, इसको मैं क्या समझाऊँ, आपको फॉर्मूला समझा दूंगा। इसमें बस ये देख लो कि ग्रॉस जब भी पूछेगा तो आप ये बता देना कि एडिशन दोनों है, एडिशन टू स्टॉक, लेकिन यहाँ पे लिखना है बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिखना फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम याद रखना, यहाँ पे मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिफोर मेकिंग अलाउंस। तो दोनों याद, अब रख लो आप कैसे रटोगे, मैं तो ऐसे रट रहा था हल्का सा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 इन्वेस्टमेंट था ना मेरा, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसका जो ये सी पार्ट है जो अलग है, जिसको मैं मीडिएटर बोलता हूँ एक तरीके से, क्योंकि ये दोनों तो सेम है और ये मेरा मीडिएटर हुआ। तो सी पार्ट जो मीडिएटर है यहाँ आपका है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब
एक चीज़ बताता हूँ, अगर दो चीज़ मान लो इन दोनों से हमें यहाँ तक जाना है, अगर इन दोनों में मैं कुछ एक ऐसा बता दूँ कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, मान लो मुझे 60 तक जाना है, मुझे 60 रुपये चाहिए, है ना, और एक बंदे के पास 100 रुपये, ठीक है, तो और एक जगह है 40 रुपये, तो अब आपको पता है कि 100 में से 40 माइनस कर दूंगा 60 पे आ जाएगा। लेकिन जब नहीं भी पता और ये नहीं पता कि 100 बड़ा है या 40 बड़ा है, मैं उसको बस इतना बता दूं, उसको नहीं पता है पहले से, मैं उसको बता दूं कि देखो 100 है बड़ा नंबर और 40 है छोटा नंबर, तो इतना तो उसको आइडिया रहेगा कि बड़े में से छोटा माइनस करने पे ही अपने रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है। बड़े में से छोटा माइनस करना, क्योंकि छोटे में से बड़े तो माइनस कर ही नहीं सकते ना। छोटा 40 है, 40 में से 100 कैसे माइनस करोगे, माइनस में आंसर आएगा, उसको हमें लाना पॉजिटिव में, इतना याद रखो। तो 40 में से तो 100 माइनस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो ही नहीं सकता, उसकी इतनी औकात ही नहीं है, ऐसे समझो। लेकिन बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, और समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो बस रट लो, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तभी अपने आंसर तक जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मीडिएटर पता है, डेप्रिसिएशन, मीडिएटर थोड़ा सा याद करना होगा, इसका याद कर लो, बाकी दो का मैं समझा दूंगा। तो 3 टोटल मीडिएटर है, 2 का समझ आ ही गया, तो एक जो नहीं आया वो यहाँ है। एक है नेट, एक है ग्रॉस। अगर मैं ये बता दूं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर मैं बता दूंगा कि ये है छोटा ये है बड़ा, तो आप बड़े में से छोटा माइनस करके इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन लिख दोगे। एक सेकंड, हाँ, मैं जिस ट्रिक से मैंने याद किया था उसको क्रॉस चेक कर रहा था कि सही है ना। हाँ सही है। देखो इसको बता देता हूँ कि बड़ा छोटा कैसे याद करना है। ग्रॉस छोड़ दो, नेट वर्ड जो है हम अपने डेली लाइफ में बहुत सुनते हैं कि जैसे हम कुछ मान लो ऐसे समझो इसको कि दुकान पे कुछ लेने गए, तो कुछ सामान रुपए का है, सामान है 100 रुपये का, तो हम उसको कहते हैं भैया नेट बताओ कितना देना पड़ेगा, नेट काट पीट के बताओ कि इतना में मुझे दोगे आप। ऐसा समझ रहे हो, मतलब समझो ऐसे जैसे मार्केट में बात करते हैं नेट, किसका नेट वैल्यू कितना है, नेट वैल्यू मतलब कि जो भी हो नेट बताओ मुझे कि कितने में दोगे, तो काट पीट के दोगे, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू था बड़ा था, लेकिन मैं बोलूँ नेट बताओ कि मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको छोटा करेगी। 100 रुपये का है तो भैया नेट बताओ कितने में, नेट बताओ कितने में दोगे, मतलब 100 से कम ही बोल रहा हूँ उसको देने। तो नेट है छोटा और ग्रॉस है बड़ा, ग्रॉस में सब कुछ आ जाता है और नेट छोटा होता है। तो अगर ये ट्रिक समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैं अपने एंड से ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपना भी ट्रिक बता सकते हो, हमें फॉर्मूला याद करने से मतलब। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, पहला फॉर्मूला बन गया। यहाँ डेप्रिसिएशन क्या होता है ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रख लो, नेट इन्वेस्टमेंट रख लो, क्यों इसलिए भी क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आते नहीं है, बस न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए, डेफिनेशन नहीं चाहिए, लेकिन 1-2 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, उनमें से एक है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या बताता हूँ। अच्छा, डेप्रिसिएशन से हम समझते क्या है। डेप्रिसिएशन सुना होगा कि यार ये डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका वैल्यू डेप्रिसिएशन हो गया इस चीज़ का। डेप्रिसिएशन सिंपल, किसी भी चीज़ का वैल्यू कम होने को डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, तो उसका विद टाइम डेप्रिशिएट होगा उसका वैल्यू, मतलब विद टाइम उसकी वैल्यू कम होगी, तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू, फिक्स्ड एसेट याद कर लेना, या फिर फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस, ये भी लिख सकते हो अगर फिक्स्ड एसेट उस समय वर्ड ना याद आ रहा हो, और याद आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू 3 रीजन है, और वही तीनों रीजन यहाँ पे डेप्रिसिएशन आर मेनली कॉस्ट टू 3 रीजन, वही तीनों रीजन यहाँ पे लिखना है। पहला नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब कोई सा भी काम, कोई सा भी वॉशिंग मशीन मैंने खरीदा तो वो डेली में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है ना, मतलब डेली वो घिस रहा है चलते चलते। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ ही खराब होता है। और चौथा पासेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी इसको बोले। पहला तो क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा पासेज ऑफ टाइम, और तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, OBSOLESENC ऐसी है ना, हाँ, जिसको हम चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये समझा दो। बाकी पासेज ऑफ समय साथ के बीतते के साथ और नॉर्मल वियर टियर से डेप्रिसिएशन होता है, ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गया। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि आज वॉशिंग मशीन ऐसा है जिसमें कपड़े डालो और ऑटोमेटिक है, तो पानी सर्फ वो खुद से ले लेगी। कल को वॉशिंग मशीन, लेकिन सर्फ पहले मुझे डालना पड़ेगा, और बाकी उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कितना सर्फ कब लेना है, कितना सर्फ कब लेना है, वो अपने आप ले लेती है। कल को ऐसा आ जाए कि, और वॉशिंग मशीन में कपड़े सूख के भी आती है लेकिन प्रेस होके नहीं आती है। अब कल को एक ऐसा वॉशिंग मशीन आ जाए जिसमें मैं कपड़े डालूंगा
अब वॉशिंग मशीन पानी भी खुद से ले लेगी, सर्फ भी खुद से ले लेगी, वो अभी भी ले रही थी, सुखा भी देगी धोने के बाद, वो अभी भी सुखा रही थी, और सुखाने के बाद अंदर अंदर प्रेस भी कर देगी कपड़े को, लेकिन अभी प्रेस नहीं हो रहा था कपड़ा, अभी वो मचुरा आता है ना, मतलब विकास आता है, तो प्रेस नहीं होता अभी कपड़ा। कल को ऐसा वॉशिंग मशीन आ जो कपड़े प्रेस करके दे रही है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का चेंज हो गया ना, तो अब इसकी वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आ गया तो वो ज़्यादा महंगा होगा, पुराना वाला कम हो जाता है। ये तो ऑब्वियस है ना कि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने वाले टेक्नोलॉजी की वैल्यू गिरती ही है, और वैल्यू गिरने को ही डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। तीसरा मेथड ये। तो तीनों कौन से, ये तीनों को पढ़ना मैंने समझा दिया। अब एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है कैपिटल लॉस, इसके बीच का भी डिफरेंस आता है। डेप्रिसिएशन और उसके 3 कॉजेज आए, तो डेफिनेशन के साथ ये तीनों कॉज को एक्सप्लेन करना है, पढ़ना खुद से बहुत ईजी है, मैंने समझा दिया। और डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बीच का डिफरेंस आता है, तो वो समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन समझ लिया कि द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस विच इज ऑल्सो नोन एज चेंजिंग टेक्नोलॉजी। कैपिटल लॉस का मतलब देखो, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि हमें पता है कि समय के साथ वो कम होगा, लेकिन कैपिटल लॉस का मतलब कुछ लॉस हो रहा है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन में लॉस ही है, लेकिन उसे लॉस नहीं कह सकते, क्योंकि वॉशिंग मशीन खरीदते समय मुझे इतना तो पता ही था कि समय के साथ ये खराब होगा, और जब आगे नई टेक्नोलॉजी आएगी तब भी इसकी वैल्यू गिरेगी। कैपिटल लॉस में एक्चुअल लॉस है, हमें पता नहीं था कि ये हो जाएगा। इट रिफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे फॉल लिखना है, यहाँ पे लॉस लिखना है, या फिर दोनों जगह सेम भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे रीजन अलग है। इसका रीजन तो ये 3 था, इसका रीजन है ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलेसेंस, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। कैपिटल लॉस एक ऐसा लॉस है विच इज ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, नहीं अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा हो गया जिसका हमें आइडिया ही नहीं था, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, एकदम भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, या फिर थेफ्ट, चोरी हो गया, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो होता है हमारा कैपिटल लॉस। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ। डेप्रिसिएशन, पासेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर, और एक्सपेक्टेड, हमें एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये चीज़ होना है। लेकिन कैपिटल लॉस एक ऐसा लॉस है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट का जिसमें हमें अनएक्सपेक्टेड रहता है। वो जो लॉस है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन से होता है, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी हो गया, कोई चोरी हो गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो ये है। अब प्रोविजन फॉर लॉस, अब डेप्रिसिएशन में ऑब्वियस है कि प्रोविजन होगा। छोटे लेवल पे हम नहीं देखते कि यार हम वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसका प्रोविजन हम कहाँ रखते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे सोचो फैक्ट्री वगैरह मशीन आती है तो उसका प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। प्रोविजन ऑफ लॉस का मतलब क्या है कि हमें पता है कि 10 साल 12 साल बाद इसका जो वैल्यू है गिरने लगेगा, या फिर ये वियर एंड टियर से कमजोर होने लगेगा, तो उसका प्रोविजन हमने पहले से बना रखा है कि उसमें कुछ पैसे हमने पहले से सेव कर रखे हैं जिससे हम उसको उस समय रिप्लेस करा सके, या फिर रिप्लेस ही करवाते जाता है, इसलिए लिखा है प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। वो एक्सपेक्टेड था ना, इसलिए हमने पहले से प्रोविजन बना के रखा है। यहाँ प्रोविजन होगा ऑब्वियस है, मुझे पता थोड़ी है कि नेचुरल कैलेमिटी आ जाएगा, चोरी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। जब पता होगा तब तो ये एक्सपेक्टेड हो जाएगा ना, पता होता ही नहीं है तो प्रोविजन भी नहीं होता है। और ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हैम्पर करता है। 3 पॉइंट याद रखने, डेफिनेशन, प्रोविजन फॉर लॉस और प्रोडक्शन प्रोसेस। ये हैम्पर नहीं करेगा क्योंकि जब मैंने प्रोविजन दे रखा है तो मुझे पता है कि इतने समय बाद इसका कुछ ना कुछ वैल्यू डाउन होगा, तो उसका मैंने पहले से ही सोच रखा है कि उस समय मुझे क्या करना है, तो मेरे पे प्लान है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होगा। मैं वहाँ पे जब वो चीज़ होने लगेगा उसका वैल्यू लॉस, तो वहाँ पे जो मैंने प्लान सोच रखा हुआ है एग्जीक्यूट कर दूंगा। यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होगा क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं था ना कि लॉस होगा भी। तो ये सेकंड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक। अच्छा, 2 तरह के टैक्स होते हैं, इसमें एक छोटा टॉपिक और समझा देता हूँ, काम ही आएगा मैक्रो में या फिर इंडियन में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, हाँ, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट को हम डायरेक्टली देते हैं। जैसे अपना इनकम टैक्स, मैंने इनकम किया और उसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स डायरेक्ट सरकार को दिया। डायरेक्ट टैक्स में एक मेन टैक्स इनकम ही, और भी 2-3 है, लेकिन मुझे अभी सच बताओ कि याद नहीं आ रहा, सर्च करोगे हो जाएगा। लेकिन मतलब समझ लो, जो हम डायरेक्टली सरकार को दे रहे हैं, इंटरमीडिएट कुछ नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बहुत फेमस एग्जांपल भी है, ये वो टैक्स होते हैं जो हम डायरेक्ट सरकार को नहीं दे रहे, ये किसी मीडिएटर को दे रहे हैं और वो दे रहे हैं सरकार को हमारे बदले। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या था, इनकम टैक्स, इसमें है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, क्योंकि ये हम गुड्स और सर्विस जो खरीद रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे हैं। अब कुरकुरे मैंने खरीदा, कुरकुरे पे मान लो, कुरकुरे पे चलो बहुत छोटी चीज़ है, 5 रुपये,
मान लो मैं रेस्टोरेंट में खाने गया, 1200 रुपये का बिल बना, नीचे जीएसटी लिखा रहता है अगर कभी बिल देखोगे तो। अब वो जीएसटी ऐसा तो नहीं है कि 1200 रुपये बिल गया और सीधे में गाड़ी पकड़ कर चला गया मोदी जी के पास, ये लो मोदी जी 1200 रुपये का खाया है तो उसके बाद 18% या जितना भी परसेंट आपको लगाना है उस हिसाब से आपका टैक्स का पैसा ये रहा। वो तो मैं रेस्टोरेंट को देता हूँ ना, रेस्टोरेंट मेरे बदले बाद में भरती है टैक्स, हम सब के बदले जो भी वहाँ खाने आते हैं। या फिर कभी डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हमने, तो अगर हम देखें तो टोटल जो प्राइस वाइज है और यहाँ पे जीएसटी भी एक चीज़ दिखा रहता है, जीएसटी इतना जीएसटी लग रहा है। तो अब पिज़्ज़ा खाने के बाद सीधे मैं गाड़ी पकड़ दिल्ली तो नहीं जा रही कि मोदी जी लो ये लो पिज़्ज़ा खाया तो उसका पैसा, पिज़्ज़ा जो भी है, तो वो तो मैं दे रहा हूँ डोमिनोज को और डोमिनोज मेरे बदले दे रही है सरकार को। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बेसिक समझ गए ना, जो डायरेक्टली हम सरकार को ही दे रहे हैं। अब इनकम टैक्स मैं किसी दुकान वाले को नहीं दे रहा यार कि देखो मेरी महीने की सैलरी 50,000 था या फिर बिजनेस से इस महीने मैंने 80,000 कमाया है, तू किराना वाला है तू ले ले और तू मेरे बदले भरती हो। नहीं, इनकम मैंने किया तो मैं डायरेक्टली खुद ही भरता हूँ उसको। लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स मेरे बदले कोई भरता है जिसको मैं दे रहा हूँ। अगर रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने उससे सर्विस लिया ना, पिज़्ज़ा खा रहा हूँ तो उससे मैंने गुड्स लिया। तो रेस्टोरेंट सर्विस इसलिए क्योंकि वो एक तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पिज़्ज़ा तो डायरेक्टली खाना ही है ना, तो शायद वो गुड्स में आएगा। तो कोई सा भी गुड्स एंड सर्विस में ले रहा हूँ तो उस पर टैक्स लग रहा है और मैं उस सेल जो कर रहा है उसको दे रहा हूँ ओनर को, और वो मेरे बदले सरकार को दे रहा है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट की तो बात ही नहीं है, इनडायरेक्ट की ही बात है। तो एक है नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर्मूला बना देता हूँ। अच्छा मैंने यहाँ क्या बता दिया, इससे ये तो सिंपल ही है। नेट क्या बताया था कि भैया नेट बताओ कितना दोगे, मतलब उसका रेट तो भले ही ज़्यादा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भैया नेट बताओ, मतलब उससे कम बताओ कितने में दोगे। तो असली रेट तो ज़्यादा है ना, नेट तो छोटा रेट करके बता रहा हूँ, तो नेट छोटा है ग्रॉस बड़ा है। वैसे यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ पे फिर नेट वर्ड आ गया, और नेट जहाँ भी आएगा, नेट मेरे को पता था छोटा होता है, तो बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है, छोटा नेट इनडायरेक्ट। अच्छा टी होगा नहीं, डी क्यों लिख रहा हूँ, टी इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ तो छोटा बड़ा कौन है, इनडायरेक्ट टैक्स, और छोटा कौन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे जो हमारा बीच का बिचौलिया है वो है सब्सिडी। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे इसमें हमें इन दो के डेफिनेशन से बहुत मतलब नहीं था क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट था, बस यहाँ सब्सिडी इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी होता क्या है, सब्सिडी जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी, सब बहुत बेसिक एग्जांपल है। सिलेंडर 700 रुपये का मिल रहा है एक सिलेंडर, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं, तो सरकार क्या कहती है तुम 600 में ही ले लो। अब इसका ये मतलब नहीं कि सरकार को 600 रुपये का मिलने लगा, सरकार को अभी भी 700 साढ़े 700 का ही मिल रहा होगा, लेकिन उसने अपना लॉस उठा के हमें सब्सिडी दिया कि गरीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाए, है ना। ऐसी सब्सिडी बहुत जगह पे होता है, जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा इसका सब्सिडाइज रेट क्या है, तो सब्सिडी एक तरह का पैसे का हेल्प होता है। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विस। इम्पोज तो सरकारी कहती है, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विस के सेल पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एग्जांपल भी देखो, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी इंपॉर्टेंट। सब्सिडी आर इकोनॉमिक असिस्टेंस। अब अपनी मैंने सब्सिडी का मतलब समझा दिया ना, तो अपने मन से बना सकते हो, ये तो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज है। सब्सिडी आर द इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या फिर सब्सिडी आर द इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वीकेस्ट सेक्शन को ना इंक्लूड करो, तो ऐसे करो। लेकिन इकोनॉमिक असिस्टेंस ये एक टर्म याद कर लोगे तो अच्छा पॉइंट दिखेगा। सब्सिडी आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, सरकारी देती है ना, टू फर्म्स एंड हाउस होल्ड। फर्म मतलब किसी कंपनी को भी दे सकती है और नॉर्मल घर वालों को भी देती है, विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। वेलफेयर वर्ड याद रखना। मोटिव क्या था कि भाई गरीब हैं, सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका भला हो जाएगा, तो वेलफेयर का ही मोटिव था ना। सब्सिडी आर, ऐसे अब इसको रिवाइज कैसे करेंगे, सब्सिडी क्या है, हमारा इकोनॉमिक असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फर्म्स और हाउस होल्ड दोनों को, विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर, पूरा डेफिनेशन याद होगी। जैसे इंडिया में देखो एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज रेट, जितना एक्चुअल रेट है ना उससे कम रेट में मिलता है, लोगों को फिर भी महंगा लग रहा है। हाँ, सब्सिडी को इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कहते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं। मैंने बोला था ना कि कभी क्वेश्चन में सब्सिडी दिया होगा, सब्सिडी इतना गिवन में, और फॉर्मूला में मेरे को सब्सिडी लगा के, जैसे देखो ये फॉर्मूला मैंने बताया, इस फॉर्मूला में सब्सिडी, जैसे मान लो अब तो मैंने आपको फॉर्मूला बनवा दिया, अगर ये दो चीज़ भी पता होगा तब भी तो ये हम निकाल लेंगे ना। या आईटी की जगह आईटी लिख देंगे, माइनस एनआईटी का वैल्यू लिख देंगे, इज इक्वल टू सब्सिडी का वैल्यू लिख देंगे, और आईटी को इधर छोड़ के इसको इधर भेज देंगे।
इतना बेसिक कन्वर्जन तो जानते हैं हम, तो ये निकल जाएगा ना। तो इसलिए हाँ, तो यहाँ पे सब्सिडी मेरे को पता होना चाहिए कि सब्सिडी का वैल्यू क्या है। अब सब्सिडी की जगह कभी गिवन में दे दिया कि इकोनॉमिक असिस्टेंस का वैल्यू इतना है या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस का वैल्यू इतना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक असिस्टेंस सब्सिडी ही है, तो उसी का वैल्यू यहाँ पे रखना है, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडी ही है, तो ये पता होना चाहिए। तो इसमें बस इतना ही है। आई होप समझ में आ गया होगा कि नेट वाली चीज़ें तो छोटी होती है, क्योंकि भैया नेट बताओ कितना देना है, तो काट पीट का भैया बताएंगे, तो ये छोटा ही है। तो अगर ये छोटा तो एक बड़ा ही होगा। अच्छा हाँ, इसमें सब्सिडी अब याद कर लो, और इसमें अपना डेप्रिसिएशन है थोड़ा सा तो याद कर लो, और बाकी तीसरा सबसे ईजी है ये। एक मिनट, हाँ ये तो एक ये फॉर्मूला था, IT माइनस NIT इज इक्वल टू सब्सिडी। इसी में एक और फॉर्मूला है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट का। अच्छा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ का जो बिचौलिया है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका जो रिलेशन बताता था हमारा मीडिएटर, वो था सब्सिडी। अब एक और दो भाई आए हैं AB वाले, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, इंपॉर्टेंट है ये भी, FC, और एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हाँ, मार्केट प्राइस। और इसका जो बिचौलिया है वो है हमारा NIT, मीडिएटर थोड़ा सा याद कर लो, तो इसका मैं वैसे याद करवा दूंगा। देखो इसका क्या है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। हाँ तो सॉरी इंट्रोडक्शन के लिए, वैसे मैं मतलब मैं मर्ज कर दूंगा दोनों वीडियो को, तो आई होप ये सेम ही वीडियो होगा। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि एक तो हमारा ये था कि AB ये थे, एक था IT और एक है NIT, इनडायरेक्ट टैक्स और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ का जो हमें मीडिएटर था सब्सिडी था। तो नेट वाला चीज़ तो हमेशा छोटा ही होता है, तो IT बड़ा है तो बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो इस पे आ जाएगा। एक और इसी में है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, FCMP, और यहाँ का जो हमारा मीडिएटर है वो है NIT, यही वाला है NIT, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पे देख भी लो। फैक्टर कॉस्ट इट रिफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ कॉस्ट लग रहा है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसका डेफिनेशन जरूरी नहीं है, बस फैक्टर कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बहुत गंदी नसीब हुई ना तब ये फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, IT NIT इनके डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। सब्सिडी और ऊपर डेप्रिसिएशन इसका तो आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होता है, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट विच दे आर सोल्ड एट इन मार्केट। शायद हाँ, इट रिफर्स टू प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन मार्केट। तो मार्केट प्राइस तो वही है जिस प्राइस पे, मतलब कोई भी गुड और सर्विसेज जिस प्राइस पे सोल्ड हो रहा है मार्केट में, उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। तो एक चीज़ बताओ, फैक्टर कॉस्ट वो होता है, वो कॉस्ट है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लग रहा है, और मार्केट प्राइस वो जो मार्केट में बेचा जा रहा है, मतलब बेचा जा रहा है, बेचा नहीं बेचा। हाँ तो फैक्ट्री में जो बन रहा है वो ज़्यादा महंगा होगा, मार्केट में सस्ता होगा, या फिर मार्केट में महंगा होगा, फैक्ट्री में सस्ता होगा। इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहले ये देख सकते कि फैक्ट्री में बन रहा है तो वहाँ तो होलसेल में बनेगा, होलसेल में सस्ता होता है, और मार्केट में रिटेल में मिलेगा तो रिटेल में महंगा होता है। दूसरा इससे देख सकते हो कि अगर मैं ये बोलूँ कि फैक्ट्री में तो यार महंगा, मार्केट में सस्ता है, तो फैक्ट्री से ही तो मार्केट में आ रहा है, तो अगर इनको महंगा, इनको अगर 100 रुपये में पड़ रहा है कुछ बनाना, तो ये मार्केट में 80 रुपये का थोड़ी बेचेंगे, मार्केट में तो और चीज़ महंगा ही बेचेंगे। अरे सुना भी है कि यार कितना मार्केट में महंगा सामान मिलता है, ऐसे करके, तो इससे भी समझ लो। 2-3 डायमेंशन से बता दिया कि मार्केट में महंगा ही होगा। सबसे बेस्ट तो यही है और लॉजिकल भी है कि फैक्ट्री में फैक्टर कॉस्ट मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर फैक्ट्री में एक तरीके से 100 रुपये का बन रहा है तो वो मार्केट में 80 चाहे 90 का नहीं बिकेगा, वो 100 से प्लस का ही बिकेगा, क्योंकि हर चीज़ प्रॉफिट के लिए होता है। तो मार्केट प्राइस तो बड़ा ही है, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करेंगे तभी अपने तीसरे कंपोनेंट तक पहुंचेंगे। तो MP माइनस FC इक्वल टू NIT। ये तीर का मान छोड़ दो, बस इसको याद रखना। तीर का मान भी बताऊँ ना तो MP माइनस FC ना, तीर का मान में ये NIT को रखा गया है तो वो हटा दो, तीर का मान भी समझ जाओगे। देखो मैं बताता हूँ, MP इधर ही रहने दो, और NIT प्लस FC क्यों हो गया कि MP को मैंने इधर ही छोड़ दिया, NIT इसी तरफ था, FC को भी इसी तरफ, तो माइनस था तो प्लस हो गया। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि
NIT का जो भी वैल्यू है उसमें FC को ऐड करूंगा तो MP तक पहुंच पा रहा हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि FC जितना भी है उसमें NIT मैंने ऐड कर दिया तो MP पे पहुंच पा रहा हूँ। देखो एक जगह यहीं दिखेगा, FC में NIT ऐड करना है तो MP, FC में प्लस NIT, आई होप ये प्लस का साइन दिख रहा हो, प्लस NIT तो MP तक पहुंचूंगा। तो ये छोड़ दो, इसको बस याद रखो ना, उसको अपना फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया ये। अब लास्ट फॉर्मूला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको बता देता हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है नेट क्या है, अगेन टोटल, मतलब काट पीट के वही समझो, लेकिन यहाँ पे उसका जरूरत नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि टोटल कितना इनकम हम अब्रॉड मतलब आउट ऑफ कंट्री, और हमारे रेफरेंस में कंट्री क्या है, इंडिया, तो आउट ऑफ इंडिया से हम कितना पैसा कमा पा रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम। तो और इसका एग्जांपल जैसे इंडिया है, कितनी बार बनाऊं यार मैं, छोड़े ऐसे, ये इंडिया, कोई है यहाँ USA जाके काम कर रहा है, तो USA जाके काम कर रहा है तो यहाँ से कुछ पैसे भेजेगा, है ना। तो इंडिया का जब मैं इनकम निकालूंगा तो USA वाला जो आदमी जो कि इंडियन ही है, वो USA में जाके रह रहा है, ये हमारा आदमी है, इसने पकड़ रखा है फ्लैग, हाँ, तो ये जो हमारा आदमी है इंडियन है, ये यहाँ जाकर काम कर रहा है, लेकिन पैसे तो इंडिया ही भेज रहा है ना। तो इंडिया का इनकम जब ऐड काउंट करूंगा तो इसके भी पैसे ऐड करूंगा, तो इसका ऐड हो रहा है। वैसे मान लो कोई USA का बंदा इंडिया में आके काम कर रहा है, तो ये जो इंडिया में कमा रहा है ये तो पैसे USA भेज रहा है ना, तो ये चला गया, तो इसको जब मैं अपना नेशनल इनकम निकाल रहा हूँ तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा और इसको प्लस करना पड़ेगा। अब यही दो तीर कमान में मेरे यहाँ इसके A और B निकल गए। ये क्या है, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश ये कुछ समझ नहीं, फ्रॉम और टू का मतलब अगर समझ में आता है, फ्रॉम मतलब से, फैक्टर इनकम, सॉरी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जो इनकम है ये अब्रॉड से ही तो आ रही है, अब्रॉड में मेरा इंडिया का बंदा जाके रह रहा है, वो अपना इनकम भेज रहा है, तो ये अब्रॉड हो गया। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा और फीटा, टू अब्रॉड मतलब अब्रॉड को जा रहा है, तो यहाँ जो USA का अंग्रेज रह रहा है वो अपना इनकम USA में भेज रहा है, तो टू अब्रॉड, ठीक है। और इसी दो के डिफरेंस को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन रहेगा, यहाँ ये सवाल है। तो ये सवाल का आंसर मैंने बहुत पहले दे दिया था कि ये हमें कभी भी माइनस में नहीं निकालना है। NFIA मतलब पहले फॉर्मूले माइनस हो सकता है, NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला बनाते टाइम ये समझो ये मुझे माइनस नहीं, ये मेरे को पॉजिटिव में ही निकालना है। तो इसको पॉजिटिव में निकालने के लिए क्या होना चाहिए, इंडिया से जो पैसा जा रहा है वो बड़ा रखूं, या फिर इंडिया में जो पैसा आ रहा है वो बड़ा रखूं, या जो जा रहा है वो बड़ा रखूं। आ रहा है वही बड़ा रखूंगा तो ही होगा, क्योंकि समझो, या इसको ऐसे पॉजिटिव समझ लो कि इंडिया वाले कमा ज़्यादा रहे हैं, बाहर कम पैसे जाने दे रहे हैं, तो कमा ज़्यादा रहे हैं, तो ये क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये है बड़ा और ये है छोटा, फ्रॉम बड़ा है और टू छोटा है, फ्रॉम टू। पढ़ने में भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पहले ही आएगा, तो ये ऐसे समझ लो, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसका डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। अब यहाँ समझा देता हूँ। मान लो USA में इंडियन रह रहा है, ये 100 रुपये कमा के भेज रहा है, और जो यहाँ पे इंडिया में USA वाला अंग्रेज रह रहा है वो 80 रुपये कमा के भेज रहा है, तो 100 माइनस 80, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया, टोटल पैसे कमाई कितनी हुई इंडिया की, तो 100 रुपये कमा रहा है और 80 रुपये भेज दे रहा है, तो बचा तो 20 रुपये ना, क्योंकि मान लो मैं 100 रुपये लाया और 100 में से 80 कोई वापस ले जा रहा है, तो 20 ही तो बचा, तो नेट फैक्टर इनकम वही है। तो इसका डेफिनेशन भी वही है कि इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब टू अब्रॉड। तो डेफिनेशन भी वही है। आई होप समझ, कुछ भी ना समझ में तो बोलना है। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है, उसका डेफिनेशन लिखा है, वो मैंने बता ही दिया। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो अच्छा सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। फैक्टर इनकम फ्रॉम, सॉरी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हमें नेशनल इनकम निकालनी है ना, तो ये NFIA हम ऐड करेंगे और इसी में मेरा ये फार्मूला बन जाएगा। ये तो छोटा वाला फार्मूला था, फीफा माइनस फीटा इक्वल टू NFIA, जैसे ये छोटा था ना कि IT माइनस NIT इक्वल टू सब्सिडी, मेन तो ये था।
MP माइनस एफ सी इक्वल टू NIT। वैसे यहाँ पे ये छोटा है, बड़ा भी आएगा, और वो मैं बोल के ही समझा दूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। जब भी हमें नेशनल इनकम निकालना है तो पूरे देश की इनकम निकाल रहा हूँ, तो देश का जो बंदा बाहर रह रहा है उसका भी तो पैसा ऐड करूंगा ना। तो नेशनल इनकम में हमेशा हम NFIA ऐड करते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम में हम हमेशा NFIA ऐड करते हैं। किस चीज में? कि इंडिया में जितनी कमाई हो रही है, फिर बनाना पड़ा है, इंडिया में जितनी कमाई हो रही है प्लस जितना बाहर से आ रहा है, दोनों को ऐड करूंगा तब मेरा नेशनल इनकम बनेगा। तो बाहर से आ रहा है प्लस टोटल इंडिया में जितनी कमाई हो रही है, इंडिया में जितनी कमाई हो रही है वो तो ये रखूंगा ही, और बाहर से जो मेरे बंदे भेज रहे हैं ना उसको भी ऐड करूंगा, तब आएगा नेशनल इनकम। अब इंडिया में जो कमाई हो रही है उसको मैं बोलूंगा डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी ना, डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर हाँ डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो इसको। तो ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में मैं बोला था ना, इंडिया की जो कमाई है प्लस बाहर, तो इंडिया की कमाई को ही डोमेस्टिक इनकम कह रहा हूँ। तो डोमेस्टिक इनकम में जब NFIA बाहर वाले जो मुझे भेज रहे हैं उसको ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा इस पे। तो ये तो सिंपल है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर ऐसे याद कर लो कि नेशनल तो बड़ा होगा ना डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक मतलब घर घर की बात है, और नेशनल मतलब घर की तो बात ही है, और बाहर वाले भी कुछ आ रहे हैं, तो नेशनल बड़ा ही होगा। तो नेशनल इनकम और बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, तभी अपने इस मीडिएटर तक पहुंचूंगा, और इसको कन्वर्ट कर लो, यही मिलेगा। अच्छा देखो कन्वर्ट कर देता हूँ, NFIA अकेला छोड़ना है ना, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम। तो NFIA अकेला छोड़ना है, तो NFIA नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और इधर जाकर माइनस होगा, तो माइनस डोमेस्टिक इनकम NI माइनस DI, NI माइनस DI इक्वल टू NFIA हो गया। अब NFIA जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस पर असर्शन रीजन आ सकता है, बता देता हूँ। NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जब इंडिया का जो बंदा जो USA में जाके रह रहा है 100 रुपये भेजता है, और USA का जो बंदा जो इंडिया में आके रह रहा है ये भी 100 रुपये कमा लेता है इंडिया से और भेजता है USA को, तो 100 आ भी रहे हैं और 100 जा भी रहे हैं। आने वाले को क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जाने वाले को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जो आ रहा है उसमें से जो जा रहा है FITA, उसको माइनस कर दूंगा तो NFIA आ जाएगा। तो आ भी 100 रहा है और जा भी 100 रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। अब जो ला रहे हैं, अब ये दूसरा क्राइटेरिया, ये 0 को समझ में आ गया। अब दूसरा कि इंडिया में जो इंडिया के बंदे USA में जाके रह रहे हैं वो मेरे को 120 रुपये भेज रहे हैं, और जो अमेरिका का बंदा इंडिया में रह रहा है वो सिर्फ 80 रुपये ही कमा रहा है और 80 रुपये ही भेज पा रहा है। तो जो मेरे कंट्री में आ रहा है वो 120 है, मतलब फीफा, और फीटा जो जा रहा है वो सिर्फ 80 ही है, तो 40 रुपये। तो ये पॉजिटिव का 40 हो गया ना, तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब नेगेटिव कब होगा? कि इंडिया का बंदा जो USA में रह रहा है वो कमज़ोर है, वो सिर्फ 80 रुपये ही कमा रहा है USA में, उतना ही भेज पा रहा है। लेकिन ये जो USA का बंदा इंडिया में आकर रह रहा है बहुत चालाक है, ये 120 रुपये कमा ले रहा है, या फिर मैं इसको बोलूँ 150 रुपये कमा रहा है, तो ये 150 रुपये भेज देगा। जो आ रहा है मेरे कंट्री में तो 80 है, और जो जा रहा है वो 150 है, तो आना तो पहले ही होगा और जाना बाद में होगा, तो लिखूंगा तो उसी तरीके से, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा। फीफा माइनस फीटा इक्वल टू NFIA, तो निकल जाएगा, तो आ जाएगा -70। अच्छा हाँ -70, तो ये आ गया ना नेगेटिव। तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और रीजन भी समझ में आ गया। अब कंपोनेंट ऑफ NFIA, इसको रटना ही पड़ेगा, वैसे भी तो मैं यहाँ समझा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि ये रटना ही पड़ेगा, और ये भी वही बोला ना कि बहुत बेकार किस्मत हुई तब ये आएगा, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। तो इस हिसाब से ये हो जाता। हाँ, इन तीनों फॉर्मूला करने के बाद ना, हर फॉर्मूला के बाद उसके क्वेश्चन, जैसे इसके क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, मार्केट प्राइस फैक्टर प्राइस वाले यहाँ दिए हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का भी कहीं दिया होगा, वो भी देख लेना, कोई दिया। अच्छा मैंने ये छोड़ दिया, ग्रॉस वैल्यू इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं है, सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के पीछे, सॉरी नेट और ग्रॉस के पीछे इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे नेट और ग्रॉस के पीछे वैल्यू है। तो नेट वाला चीज़ तो हमेशा छोटा ही होता है, ग्रॉस वाला बड़ा होता है, तो पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था, अब हो गया ग्रॉस वैल्यू, तो रहेगा तो ग्रॉस हमेशा बड़ा ही ना, तो ये बड़ा है, और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ का भी चलिए क्या था, डेप्रिसिएशन।
तो ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू इसको डिप्रिसिएशन, तो ये तो वही है, इसमें कुछ नहीं, इसको आगे पीछे कर लो, इस तरीके का बना लो तो यही मिलेगा। ये हो गया हमारा ये पार्ट कंप्लीट।